bespoke suit is a piece of art. यस। क्योंकि कोई एक आर्टिजन उसके ऊपर लगा हुआ है, बना रहा है, उसको टेक्निकली पता है करना क्या हाँ है. जी। क्योंकि इफ़ यू गो टू टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़, वहाँ पर भी लोग हाथ से ही बना रहे हैं सूट, बिल्कुल। जो टेलर्स होते हैं. तो उसको तो उतने पैसे नहीं देते लोग, मगर जब इटालियन कोई हाथ से बना रहा है उसको इतने पैसे दे रहे हैं, या आप जब हाथ से बना के दे रहे हो तो लोग पैसे दे रहे हैं. तो डिफरेंस क्या है? अगर मुझे पर्सनली डिफाइन करना हो कि मेरा स्टाइल क्या है, तो मैं कहूँगा इट कम्स अ लॉट फ्रॉम ब्रिटिश। जो आपके क्लाइंट्स हैं वो सारे HNIs होंगे, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स होंगे. तो आपने उन लोगों को अप्रोच कैसे किया, उन्होंने आप पे विश्वास कैसे किया? बेसिकली आपके पहले 5 क्लाइंट्स थे कौन? क्योंकि फैब्रिक भी इतने एक्सपेंसिव होते हैं. तभी आपको वो एक्सपर्टीज अचीव करना है। अच्छा, क्योंकि कोई नॉर्मल टेलर तो वो काटने की हिम्मत ही नहीं करेगा. बिल्कुल। Okay, so Mayank Sehgal is in house. Mayank, a Thank you. very very big warm welcome. Thank you so much. क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अबाउट bespoke menswear tailoring, राइट? तुमने कुछ 5 साल में, कितने साल में? 10 साल। 10 साल में एक इतना बड़ा एक bespoke menswear बिजनेस एम्पायर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? एंड आई wanted to know, like I also wear a lot of jackets, मगर the way I'm seeing you, the way this jacket is falling in you, क्या स्टाइलिंग टिप्स है इंडियन मैन के लिए? ओके, तो जो जैकेट मैंने पहना है वो मेरा पर्सनल स्टाइल है। आपने देखा होगा बहुत लोग जैकेट पहनते हैं जिसमें आपकी लेपल्स, आपकी कॉलर्स डिफरेंट वेरिएशंस के होते हैं, और जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो तब तक आपको अपना पर्सनल स्टाइल पता नहीं चलता। ओके. तो एक एवोल्यूशन की तरह है कि आप बहुत सारे जैकेट्स पहनोगे, बहुत तरीके के सूट्स पहनोगे, और एक स्टाइल होगा जिससे आप बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे इवेंचुअली. तो अगर मुझे पर्सनली डिफाइन करना हो कि मेरा स्टाइल क्या है, तो मैं कहूँगा इट कम्स अ लॉट फ्रॉम ब्रिटिश. ओके. जो उनका सूट पहनने का तरीका है, आई थिंक आई रिलेट टू दैट मोर. इसीलिए मेरे लपेल्स थोड़े से ब्रॉड होते हैं. Okay. Though I'm not somebody who is very hefty, and then people would ask कि आपका जो lapel है that's too big, and I was like that's my personal statement. I like my things or my collars or my lapels to be more highlighted. That's how I like it. Okay. हाँ जी. आप ये कह रहे हैं कि जो सूट भी पहनने का जो एवोल्यूशन है, राइट, वो पर्सनली पहन के ही समझ आता है कि दिस इज द बेस्ट थिंग दैट इज सूटिंग मी. टाइम के साथ थोड़ा सा चेंज होता है. ओके. विद एज ऑल्सो आपका कंफर्ट लेवल वेरी करेगा. अगर जब मैं 20 साल का था तो मेरा कंफर्ट लेवल डिफरेंट था. नाउ आई एम 33, सो माय कंफर्ट लेवल इन अ गारमेंट इज़ वेरी डिफरेंट. ओके. तो मुझे अपने कपड़े में कितना ईज चाहिए वो धीरे धीरे विद एज चेंज होगा. आपने सुना होगा या देखा होगा कि जब हम बड़े लोगों के साथ जाते हैं शॉपिंग करने, तो गारमेंट को देख के कहते हैं इसमें ना घुटन सा लग रहा है. हाँ. इट इज़ विद देयर एज उनको वो रियलाइज़ हो गया कि हमें ईज चाहिए, हमें कंफर्टेबल ज़्यादा चाहिए और बहुत फिटेड नहीं चाहिए जी. और यंगर क्राउड उसका उल्टा मांगेगा आपसे. ओके. कि हमें फिटेड ज़्यादा चाहिए, कंफर्ट मैनेज हो जाता है. ठीक है. फॉर देम. ठीक है. तो मुझे एक बात बताओ, हाँ जी. bespoke menswear बिजनेस, राइट. ये इसका मतलब क्या है? ये सब क्राफ्टमैनशिप है. एक सूट बनाने का तरीका है जो आप हर शहर में देखते हो. दिल्ली में ही आपको बहुत जगह बहुत सारे सूट मेकर्स मिल जाएंगे जी. लेकिन उसमें अलग अलग लेवल्स हैं. फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी का एक प्रोडक्ट खरीदते हो और वो नीश है, आपसे एक सर्टेन अमाउंट चार्ज करता है. उसी तरीके से क्राफ्टमैनशिप के भी लेवल्स हैं. ओके. bespoke लेवल जो है वो सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा है, जिसमें एक कारीगर की मेहनत सबसे ज़्यादा है, उसके हाथ का काम सबसे ज़्यादा है. इसीलिए जिसमें भी आपका एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा वो नीच हो जाएगा. हम हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जब वो इटली से आते हैं या कहीं और से आते हैं, और पीपल पे मोर फॉर देम ओनली बिकॉज उसमें बहुत मेहनत की गई है. एक ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा रहा है उसमें.
और उसमें आप सिमेट्री नहीं ढूंढते हो, बिकॉज ह्यूमन एरर्स आर ब्यूटीफुल। ओके, और जितना अच्छे से कोई कारीगर उस चीज़ को बनाता है या जितना टाइम वो स्पेंड करता है, उस हिसाब से उसकी कदर ज़्यादा होनी चाहिए। गॉट दैट। तो bespoke सूट उस कैटेगरी के सूट्स हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन वो आपको सबसे अच्छा फिनिश देते हैं। ओके, हाँ जी, सो आप कह रहे हो कि bespoke सूट इज अ पीस ऑफ आर्ट, यस, क्योंकि कोई आर्टिजन उसके ऊपर लगा हुआ है, बना रहा है, बिल्कुल। उसको टेक्निकली पता है करना क्या हाँ है। जी, क्योंकि इफ़ यू गो टू टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़, वहाँ पर भी लोग हाथ से ही बना रहे हैं सूट, बिल्कुल। जो टेलर्स होते हैं, तो उसको तो उतने पैसे नहीं देते लोग। मगर जब I agree. इटालियन कोई हाथ से बना रहा है, उसको इतने पैसे दे रहे हैं, या बिल्कुल। आप जब हाथ से बना के दे रहे हो तो लोग पैसे दे रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि हम अपने आप को या अपनी इंडस्ट्री को कहाँ प्लेस कर रहे हैं। जी, मेरा बैकग्राउंड फैशन डिज़ाइनिंग एज अ स्टूडेंट था, मुझे उसका इम्पोर्टेंस पता चला। उससे पहले अगर मैं सूट बनवाता था तो मैं टेलर को टेलर की तरह ट्रीट करता। जी, अब ये एज पीपल हु आर वर्किंग, जो सूट्स बना रहे, दे हैव टू प्लेस देम सेल्व्स इन अ सर्टेन वे ठीक है, दैट पीपल अप्रिशिएट देयर वर्क। उसकी कदर करवानी पड़ती है। ओके। जब इटली से आता है तो आप क्वेश्चन नहीं करते। तो ये सिर्फ जगह की बात है कि सच में वो जो स्टिचिंग है, सच में जो वो कारीगरी है, उस कारीगरी में भी डिफरेंस है? कारीगरी में फ़र्क होगा, क्यों नहीं होगा। हम एक स्किल्ड लेबर की बात करते हैं और एक हम अनस्किल्ड लेबर की बात करते जी, हैं। और आपको पता है कि इंडिया में अनस्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। जी, आपको थोड़ा सा भी आता है, आपको कारीगर बना दिया जाएगा। जी, वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ आपको बहुत साल सीखना पड़ता है ताकि आपको कोई कहे कि आज आप मेरा सूट बनाओगे। जी, तो आपके वहाँ पे गिने चुने ही कारीगर हैं जिनको आप स्किल्ड कैटेगरी में रखते हो। इसीलिए बाहर अगर आपने सुना हो, लोग जब ऑल्टरेशन कराने जाते हैं किसी चीज़ की तो भी उनको वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, ओके, क्योंकि वहाँ पे स्किल्ड लेबर बहुत कम है। ओके, यहाँ पे हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है, ओके, और स्किल्ड अनस्किल्ड में हम फ़र्क नहीं कर रहे, हाँ, बिल्कुल, इसीलिए हम कदर नहीं कर रहे। ओके, तो जब हम उसमें फ़र्क करना शुरू कर देंगे तो वो अपने आप लोग उसकी कदर करनी शुरू कर देंगे। समझ गया, समझ गया। तो वो तो किसी भी डोमेन में जब जैसे कोई ज़्यादा स्किल्ड हो जाता है, इवन इफ़ यू गो टू अ स्पा, या वहाँ या हेयर सैलून में जाते हो तो वहाँ पर भी अलग अलग लेवल होते हैं। बिल्कुल, आप अपॉइंटमेंट लेके जाते हो। अपॉइंटमेंट लेके जाते हो, जो सीनियर है उसके लिए अलग पैसे देते हो। तो आई अंडरस्टैंड कि जो बना रहा है आपका प्रोडक्ट, Yes. उसके हाथ में ही वो एक ट्रेनिंग और एक कारीगरी है, जिसकी वजह से वो bespoke कहला भी सकता हाँ है। जी। ये नहीं कि हर कोई जो हाथ से बना रहा है किसी भी सिटी में, हाँ जी, वो बोल देगा bespoke टेलरिंग। नहीं वो तो फिर वही है ना कि फिर काम को परखना भी आपका काम है ओके, कि हर 4 लोग अगर एक तरीके का काम करें तो एक का ही सबसे अच्छा होगा उसमें। गॉट दैट, गॉट दैट। हाँ जी, तो मुझे एक बात बताओ, आप एक फैशन स्टूडेंट रहे हो बिल्कुल। और पर्ल अकेडमी से, हाँ जी, वहाँ और पर्ल अकेडमी या किसी भी फैशन इंस्टीट्यूट में मेंस वेयर का बहुत बड़ा कोर्स होता नहीं है। बिल्कुल। मोस्टली वो वुमेन्स वेयर ड्रिवन होता है। तो तुम्हें किस चीज़ ने स्पार्क किया कि आई वांट टू स्टार्ट माय मेंस वेयर, उसमें भी bespoke? ओके, सो ये तो ग्रेजुअल चेंजेस हुए, बट जब मैं कॉलेज में गया, जब इंट्रोडक्शन हुआ मेंस वेयर का, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। और हमने शर्ट बनाना सीखते हम, फिर हम ट्राउज़र बनाते हैं। और जब तक मैं अपने फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में पहुंचा तो मुझे ये समझ आ गया कि मेरा इंक्लिनेशन, मुझे ज़्यादा मेंस वेयर पसंद आता है। जी, हम सीखते सब हैं कॉलेज में, हम एक इवनिंग वेयर गाउन भी बनाएंगे फॉर वुमेन्स वेयर, वो भी हम सीख लेते हैं। हम एक टी शर्ट बनाना भी सीख लेते हैं, शर्ट भी बनाना सीख लिया। बट मुझे लगा कि नहीं, ये चीज़ है जिससे मैं ज़्यादा रिलेट करता हूँ। तो जब आप रिलेट करना शुरू कर देते हो किसी चीज़ से, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको एक्सप्लोर करो। जी, फिर मैंने शर्ट्स एक्सप्लोर किए सबसे पहले, कि हम एक सिंपल वाइट शर्ट को अलग अलग बॉडी टाइप्स पे हाँ, कितना अच्छे से बना सकते हैं, कैसे क्राफ्ट कर सकते हैं, लाइंस का, स्ट्राइप्स का, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल स्ट्राइप्स का, ये सारे क्वेश्चंस होते थे। हम आज भी डिस्कशन करते हैं कि वर्टिकल स्ट्राइप्स आपको पतला दिखाते हैं, हॉरिजॉन्टल में आप थोड़े से वाइडर दिखते हो। तो ये डिस्कशंस उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होते थे कॉलेज में, क्योंकि आप उनको क्वेश्चन कर रहे हो। जी, तो वो हमने एक्सप्लोर किया। उसके बाद शर्ट से फिर वो सूट्स पे आ गया कि अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड गारमेंट ट्राई करते हैं। ओके। सो आपकी जो जो वो फोकस्ड
इंटेंशन है लर्न करने की, Right. क्योंकि कई बार जो कॉलेज के बच्चे होते हैं वो अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि उनको बोला जाता है कि ये चीज़ ट्राई करो, हाँ जी. मगर दे वुड एक्चुअली ये सर तो हम कर चुके हैं, Right. हमें कुछ और करना है. मगर तुमने एक कैटेगरी पकड़ के उसी में डिग करते रहे कि उसको और परफेक्ट कैसे बनाया जा सकता है इंस्टेड ऑफ रोलिंग अराउंड. ग्रेट. तो इसके बाद आपने ब्रांड कब स्टार्ट किया? बिल्कुल कॉलेज से बाहर निकलते, कॉलेज से बाहर पास निकल आउट करते. किसी के साथ कोई काम नहीं किया? नहीं, इंटर्नशिप ज़रूर इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप की थी कॉलेज के टाइम पे. पर वो मेंस वेयर में थी, वुमेन्स वेयर में थी? वो जिन डिज़ाइनर के साथ मैं काम कर रहा था वो दोनों वेरिएशंस बनाते थे, ठीक है. बट उनका फोकस जो था वो प्रिंटिंग था. हाँ ठीक है. तो वो प्रिंटेड फैब्रिक से गारमेंट्स दोनों तरफ, मेंस वेयर जैकेट्स एंड वुमेन्स वेयर आउटफिट्स शी वुड मेक. ठीक है. मगर वहाँ से उतनी कोई इंसाइट नहीं मिली मेंस वेयर के लिए? उसमें इंसाइट ये है कि आपको कारीगर पता चल जाते हैं. आपको डीलिंग्स पता चल जाती हैं कि आपको किस तरीके से कारीगर को अप्रोच करना होता है. ठीक है. क्योंकि जब आप कुछ भी शुरू करोगे आपको प्रोडक्शन ढूंढना पड़ेगा कि वो होगा कहाँ. तो आपको वो चीज़ें पता चल जाती हैं. आपको फैब्रिक कहाँ से लेना है, कैसे वो बनेगा, कितना डिलीवरी टाइम है, आपको प्रोडक्शन टाइम पता होना चाहिए. तो आपको ये बेसिक चीज़ें अपनी इंटर्नशिप्स में समझ आती हैं. बस उतना ही. और उसके बाद तुम ग्रेजुएट हुए और तुमने स्टार्ट कर दिया अपना ब्रांड. तो मुझे एक बात बताओ कि ये जब तुमने ब्रांड लॉन्च कर दिया उसके बाद तुम एक टाइम पर सेविल रो गए लंदन. हाँ जी. मतलब वहाँ पढ़ने के लिए. हम लोगों के लिए तो वो बड़ा ही एक क्लासरूम में हम लोग एक केस स्टडी की तरह बताते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट सूट्स वहाँ से ले जाते हैं. हाँ जी. तो तुम वहाँ गए कैसे, अप्रोच कैसे किया और गए क्यों? तो आफ्टर कॉलेज जब मैंने काम शुरू किया तो 3 साल तक आई वाज वर्किंग, लर्निंग, ऑन द फील्ड लर्निंग हो रहा था. नए क्लाइंट्स आ रहे थे, उनसे सीखने को मिल रहा था, क्योंकि हर क्लाइंट आपसे थोड़ा सा ज़्यादा वेल ट्रैवल्ड है और जो सूट बनवा रहा है उसको पता है कि वो क्या बनवाना चाहता है. बहुत कम लोग होते हैं जिनको हमें सजेस्ट करना पड़ता है जी. बहुत सारे लोग आते हैं अपने रेफरेंस इमेजेस लेके. ओके. अब उस रेफरेंस इमेज को देख के बताना कि फैब्रिक कौन सा होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, ये लर्निंग तो हो रही थी. बट हमेशा दिमाग में ये था कि जहाँ सूट सबसे अच्छे बनते हैं वहाँ एक बार जाके या तो काम कर लो या सीखो. जी. क्योंकि जब तक आप बेस्ट नहीं देखोगे या आपने किसी चीज़ का ओरिजिन नहीं देखा है जहाँ वो हमेशा से होता है, तो आप बढ़ोगे कैसे. जी. और बढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आप काम कर रहे हो उसका क्राफ्ट आपको बाय हैंड खुद आना चाहिए फॉर सर्वाइविंग फॉर टू लॉन्ग. जितने भी बड़े स्टूडियोज़ हैं या मेंसवेयर डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने अपने मास्टर्स टेलर्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया. चाहे उन्होंने उसका फिजिकल लर्निंग ना किया हो, लेकिन खड़े होके सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके. चाहे अपने हाथ से मत करो, लेकिन आपको ऑन पेपर और ऑन अ ह्यूमन बॉडी दोनों तरीके से गारमेंट समझ आना चाहिए. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था. तो ये तो रीज़न हो गया कि तुम्हें करना है सर्वाइव करने के लिए, और जो क्लाइंट आ रहे हैं उनको इतना पता है, फिर उनके सामने यू डोंट वांट टू लुक लाइक दैट आई डोंट नो. आप अगर कुछ नया करना चाहोगे जी. तो अगर आपको बेसिक नहीं आता, आप अपने मास्टर के साथ डिस्कस करके कैसे उसको इम्प्रूव करोगे. करेक्ट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बेसिक्स हमेशा क्लियर होने चाहिए. अब तुम सर्वाइवल रो में गए कैसे? तो हमारे यहाँ पे इंडिया में एक टेलर है, या आई वुड से अ bespoke टेलर, उस्मान अब्दुल रज़ाक, वो चेन्नई में बेस्ड है. और मैंने उनको देखा और मुझे लगा कि मुझे ये करना है, ये करना चाहिए, बिकॉज़ वो आए थे एंड आई थिंक वो मुझसे 2 साल पहले गए थे. और दैट्स हाउ आई रीच्ड आउट टू देम. मैंने उनको मेल लिखा, मुझे फॉर्म आया कि आपको ये डिटेल्स भेजने हैं, एंड दे आल्सो शॉर्टलिस्ट. हाँ जी. ओके. सेवल रो अकेडमी, उनसे मुझे मेल आया कि आपको ये सारी डिटेल्स भर के देने हैं एंड वील सी. ठीक है. वंस दे गो थ्रू योर प्रोफाइल दे अप्रूव यू. ठीक है. एंड क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस था 3 साल का बिजनेस में, जी. और उन्होंने देख लिया था कि मैं मेंस वेयर ही करना चाह रहा हूँ, सो आई गॉट द एडमिशन एंड आई वेंट देयर. ओ गॉट दैट. हाँ जी. तो बेसिकली सो देयर इज अ अकेडमी देयर, सेविल रो अकेडमी. एंड जब आप वहाँ गए तो क्या होता है, मतलब इज इट अ इंस्टीट्यूट, इज अ स्टूडियो, क्या है? सो इट्स लाइक अ प्राइवेट कॉलेज. कॉलेज वाला ही तरीका है, प्रॉपर सेटअप वही है ओके. जो हम सेविल रो स्ट्रीट के ऊपर. हाँ जी. ओके.
दे वुड हैव उनका अपना स्टोर है जहाँ पे वो अपने क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं। उसी का जो बैक एंड है वहाँ पे उन्होंने क्लासरूम बनाया हुआ है। कितना बड़ा, मतलब काफी बड़ा? काफ़ी बड़ा होगा। इट कैन अकोमोडेट 20 पीपल। 20 people with all those tables और वो सब? यस, बिग पैटर्न टेबल्स वो होते हैं वहाँ पे, और आप उसी पे एज अ कॉलेज स्टूडेंट लर्निंग करते हो। जी जो हम कॉलेज में 10 साल पहले कर रहे थे, आज अगर सिविल रो आप जाओगे आपको वही करना पड़ेगा, जी। क्योंकि वो आपके बेसिक्स को रिफाइन करेंगे अपने तरीके से। और वहाँ की लर्निंग में और कॉलेज की लर्निंग में क्या डिफरेंस है? कॉलेज और वहाँ की लर्निंग में फ़र्क ये है कि कॉलेज में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जी यहाँ आपको एक लाइन पता है जिसको आपको दिन रात सोते जागते बस करना है। तो वहाँ पे जो क्लाइंट्स आते हैं क्या आप उनको भी देखते हैं कि हमें ऑब्जर्व करने के लिए बोला गया था। अच्छा, ऑब्जर्व। बट वी वर नॉट अलाउड टू टॉक टू देम। ठीक है। और उन ऑब्जर्वेशन में आप देखते हैं कि ये किस तरह से क्लाइंट को हैंडल करते हैं? बिल्कुल, और तरीका बहुत अलग है इंडिया Okay. और वहाँ पे कैसे क्या होता तरीका है। अलग क्या है? वहाँ पे जब सूट एक ट्रायल होता है तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, Okay. और जो सूट ट्रायल करने आते हैं वो सिर्फ एक ही इंसान के साथ आ सकते हैं। ओके। अच्छा, पूरे फैमिली के साथ नहीं, बच्चों हाँ के जी, इंडिया में आपको पता है कि हम जब शॉपिंग करने जाते हैं सो साथ? फैमिली आवर अफेयर। पेरेंट्स वुड बी देयर, लोगों के वाइफ्स सिस्टर्स दे वुड ऑलवेज अकम्पनी। तो वहाँ पे बहुत ही अलग है। वहाँ पे आराम से वो एक सूट पहनते हैं, और जिन टेलर ने उनका सूट काटा होता है या जिन्होंने ऑर्डर लिया होता है वो होते हैं, और उनके साथ ही उनके असिस्टेंट होता है। जी। वो सारे ऑल्ट्रेशंस बोलेंगे, असिस्टेंट मार्क करेंगे या लिखेंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। ओके, इतनी शांति से वहाँ पे ट्रायल होता है एक सूट का। गॉट दैट। और कितनी बार ट्रायल होता है? 2 बार तो मेन होना चाहिए, हम्म, और हो भी जाता है, क्योंकि आप पहले बिना स्लीव्स के ट्रायल करते हो या बिल्कुल रफ पैटर्न पे करते हो, क्योंकि सेवरल रुपए जो सूट्स बन रहे हैं वो हैंडमेड सूट्स हैं, उनको बनाने में टाइम लगता है। तो कई बार क्लाइंट 1 या 2 महीने बाद आता है ट्रायल के लिए, कि वो ट्रैवल करने चले गए, वापस आ रहे हैं, तो आपका बॉडी चेंज होगा थोड़ा बहुत, और आपको वो स्कोप रखना है। और जब आप हाथ के सूट्स बनाते हो या bespoke सूट्स जब हम बनाते हैं, तो हम सूट को दोबारा खोल के रीकटिंग करते हैं, उसमें एडजस्टमेंट्स नहीं करते, उसको ऑल्ट्रेशंस नहीं करते। ओके। हाँ जी, ओह, तो जो पैटर्न आपने पहले बनाया है, आप उसी पैटर्न को पहले चेक करेंगे ऑन पेपर, फिर फैब्रिक पे चेंजेस करेंगे, उसको रीकट करेंगे, रीड्राफ्टिंग करेंगे उसकी, और फिर आप उसको दोबारा स्टिच करेंगे। माय गुडनेस। तो ये एक्चुअल फैब्रिक में ही कर रहे हैं शुरू से? बिल्कुल, ओ, एक्चुअल फैब्रिक। क्योंकि आपके फैब्रिक भी इतने एक्सपेंसिव होते हैं। तभी आपको वो एक्सपर्टीज अचीव करना है। अच्छा, क्योंकि कोई नॉर्मल टेलर तो वो काटने की हिम्मत ही नहीं करेगा। बिल्कुल। तो कितने मतलब इन इंडियन रुपीस कितने से कितने रुपए के बीच में होते हैं पर मीटर ये फैब्रिक्स? स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मास प्रोडक्शन फैब्रिक्स भी हैं। बट अगर हम कुछ इटालियन मिल्स की बात करें, तो आप बेसिक समझिए कि 10,000 रुपये मीटर। ओके। मतलब आपके सूट का एक सूट लेंथ जो होता है वो 3.25 मीटर का होता है। ओके तो आप 30,000 से ऊपर का तो कपड़ा खरीद चुके हैं। जी। अब आप एक किसी भी टेलर के पास ले जाएंगे और उन्होंने ख़राब कर दिया, तो आपके 30,000 का नुकसान हो जाता है। करेक्ट। इसीलिए जब भी आप कोई भी बहुत अच्छा फैब्रिक लें, किसी भी अच्छी मिल से लें, चाहे वो इटालियन हो, इंडियन हो या लंदन ब्रिटिश हो, तो आपको अच्छे ही टेलर के पास जाना चाहिए। ऑफ कोर्स, अब कौन रिस्क करेगा उसको, है ना? Yes. सो गॉट दैट। क्योंकि फैब्रिक इतना एक्सपेंसिव है, द क्लाइंट डज नॉट वांट टू रिस्क इट कि भाई किसी को भी नोविस को हाथ में दे Yes. दिया। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये जो इटालियन मिल आपने बोली, हाँ जी, इसका तो इतना ज़्यादा बोलबाला है कि भाई बिल्कुल। मेंस वेयर सूटिंग मटेरियल इटालियन मिल, और जबकि इंडिया में भी बहुत सारे मिल्स आ गए जो इतने टाइम से, जैसे रेमंड्स हाँ एंड जी। अरविंद बना रहे हैं सूटिंग फैब्रिक। तो क्या हमारी मिल्स उस लेवल पे आ गई है? मतलब क्या डिफरेंस है इटालियन मिल्स में और हमारी सूटिंग्स में? सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है। इटालियन मिल्स जो नोन है हमारे इंडिया में, वो मास प्रोडक्शन नहीं करते। ओके उन्होंने मास प्रोडक्शन मतलब वो हर कैटेगरी को केटर नहीं करते। जी। उनका फैब्रिक एक सर्टेन अमाउंट से शुरू होगा और उससे ऊपर ही रहेगा। ओके। दूसरे एंड पे हम रेमंड्स की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी कंपनी है हमारे यहाँ पे, और वो भी उतना अच्छा फैब्रिक बनाते हैं।
जी। बहुत कम लोगों को पता है कि उनका एक डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव्स रेंज आता है जिसमें आपको एक लेंथ 90,000 रुपीज़ से ऊपर पड़ सकती है। इट कम्स विद अ गुड पैकिंग, बहुत अच्छे से पैकिंग होके आता है। लेदर पैकिंग। यस। ओके। और दूसरी तरफ वो एक कपड़ा ये भी बनाते हैं जो शायद 1,000 रुपये मीटर भी होगा, जी। क्योंकि रेमंड पहली कंपनी इंडिया की जो इतने स्ट्रॉन्ग बड़े लेवल पे सूट के फैब्रिक्स बना रही थी, तो Correct. उन्होंने मास प्रोड्यूस भी किया, वो जी। मास को भी केटर कर रहे हैं। अच्छा, उनकी ब्रांड पोजीशनिंग हर जगह ही हो गई है, बिल्कुल। तो वो एक तरह से वो प्रीमियम लगता ही नहीं है कि हाँ मैं जी। अब रेमंड से वो 90,000 रुपये का मीटरेज लूँ बिल्कुल। वर्सेस मैं उतने में ही मैं इटालियन हाँ जी। मिल गॉट दैट। तो लोगों को जब भी बोलते हैं हम रेमंड, तो सबको पता होता है। हाँ। आपने देखा होगा रेमंड का नाम वो उस ब्रांड के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ हम क्योंकि हम कंपैरिजन की बात करें कि इटालियन मिल और रेमंड या कोई भी इंडियन ब्रांड में क्या फ़र्क आ रहा है, हमारा मार्केट बहुत बड़ा है। गॉट दैट। एज अ बिजनेस मॉडल हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें सबको केटर करना चाहिए। एक कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि मेरा रेवेन्यू जनरेशन मास से आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, तो उससे उनकी जो ब्रांड पोजीशनिंग है वो थोड़ी डाइल्यूट हो गई बिल्कुल। है ना, तो वही मारुति बन गए वो, एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट BMW। तो मारुति बना भी रही है BMW जैसी कार हाँ पर, जी। कोई खरीद, बस लोगों को पता नहीं है, लोग खरीदना नहीं चाहते। बहुत कम लोगों को पता है और जिनको पता है वो खरीदते भी हैं, क्योंकि वो खरीदते भी हैं। फैब्रिक उस क्वालिटी का है, वो ओके। इतनी अच्छी क्वालिटी है। तो रेमंड का वो एग्जीक्यूटिव फैब्रिक इज एज गुड एज योर इटालियन मिलता है। यस, इट्स वेरी गुड। इंडिया में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग रेमंड का है। ओके। रेमंड का ही वूलमार्क कंपनी से टाई अप है। वूलमार्क इज एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी, राइट? या वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वूलमार्क कंपनी के पास होता है। अगर रेमंड उनके साथ टाइप करके कोई भी फैब्रिक बना रहा है या उनका कोई कोलैबोरेशन है, तो वो अच्छा ही बन रहा होगा ना, क्योंकि वही वूल बाकी कंपनीज के पास भी जा रहा है। गॉट दैट। आपको वूल तो हर फैब्रिक में चाहिए, सूटिंग फैब्रिक में। अब वो डिफरेंट कंपनीज परचेज करके अपना फैब्रिक बना रही है, उसी तरीके से रेमंड भी बना रही है। ठीक है, ठीक है। सो अब मुझे एक बात बताइए हाँ जी। कि ये जो bespoke मेंसवेयर टेलरिंग है, बिल्कुल। आपने ये स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली जो आपके क्लाइंट्स हैं वो सारे HNIs होंगे, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स होंगे। मोस्टली तो आपने उन लोगों को अप्रोच कैसे किया, उन्होंने आप पे विश्वास कैसे किया? बेसिकली आपके पहले 5 क्लाइंट्स थे कौन? पहले 5 तो दोस्त ही थे, हाँ, ठीक है। फ्रेंड्स और फैमिली। ठीक है। बिकॉज जब तक आपके पास उनका सपोर्ट है, दे विल कीप गिविंग यू दैट फर्स्ट पुश जो आपको इनिशियल स्टेज में बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आई वुड से कि बहुत अच्छे लोग रहे मेरे आसपास जिन्होंने मुझे बताया, सजेस्ट किया कि एक बिज़नेस को चलाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से मेरे एक फ्रेंड की मॉम जिन्होंने मुझे एक बिज़नेस नेटवर्क के बारे में बताया, और उन्होंने बोला कि तेरे बिज़नेस के लिए, तेरे ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। मैं गया और मैंने ज्वाइन कर लिया। और वो जो बिजनेस नेटवर्क BNI कहते हैं जिसको, BNI है। और जब मैंने वो ज्वाइन किया तो वहाँ पे मुझसे बहुत बड़े लोग थे जो बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ आ रहे थे। पहले 5 तो दोस्त ही थे, हाँ, ठीक है। फ्रेंड्स और फैमिली। ठीक है। बिकॉज जब तक आपके पास उनका सपोर्ट है, दे विल कीप गिविंग यू दैट फर्स्ट पुश जो आपको इनिशियल स्टेज में बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद आई वुड से कि बहुत अच्छे लोग रहे मेरे आसपास जिन्होंने मुझे बताया, सजेस्ट किया कि एक बिज़नेस को चलाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से मेरे एक फ्रेंड की मॉम जिन्होंने मुझे एक बिज़नेस नेटवर्क के बारे में बताया, और उन्होंने बोला कि तेरे बिज़नेस के लिए, तेरे ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। मैं गया और मैंने ज्वाइन कर लिया। और वो जो बिजनेस नेटवर्क BNI कहते हैं जिसको, BNI है। और जब मैंने वो ज्वाइन किया तो वहाँ पे मुझसे बहुत बड़े लोग थे जो बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ आ रहे थे।